Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start SST Chapter 9 From the Rulers to the Ruled Types of Government Part 3. So let's start from page number 191. What is the government working for? What goals is it trying to achieve? कि जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करती है और कौन से वो गोल्स है जिसे वो ट्राई अचीव करने का ट्राई करती है. गवर्नमेंट्स आर डिजाइंड टू वर्क टुवर्ड्स सर्टेन वैल्यूज एंड आइडियल्स. कि जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, वो कुछ वैल्यूज हैं, कुछ आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, उनको अचीव करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट्स को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है. सम गवर्नमेंट्स like the government of India are designed to work towards equality and prosperity for all. कि जो कुछ सरकारें होती हैं, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट है, वो किस पर्पज से डिज़ाइन की गई है? ताकि वो लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए और उनकी इक्वालिटी के लिए काम करे. While some other governments may be designed only for the prosperity of some families or groups. और कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं कि उनको सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है, सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो कुछ फैमिलीज़ की प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्क करें, या कुछ ग्रुप्स हैं होते हैं जिनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए वो वर्क करें. देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दीज 4 मेजर एस्पेक्ट्स. कि जो अभी हमने ऊपर 4 मेजर जो एस्पेक्ट्स, हमने 4 पॉइंट्स जो अभी हमने स्टडी किए हैं, ये मेन डिफरेंस होते हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट में को डिफ्रेंशिएट करते हैं. बट देयर कुड बी अदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस. बट इनके अलावा और भी कई डिफरेंसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं. सो लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. तो आओ अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट्स के कुछ टाइप्स के बारे में. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड. कि वर्ल्ड में जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. कि अगर हम आज के वर्ल्ड की, आधुनिक वर्ल्ड की या विश्व की हम बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है? एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. In this part of the chapter, we will see that there are different kind of democratic governments. तो चैप्टर के इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो होती है वो भी डिफरेंट काइंड्स की होती है, मतलब उसमें भी कई डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके की होती है. बिफोर वी गेट इनटू द डिफरेंसेस, वी शुड नो दैट देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी. कि इससे पहले कि हम इनके डिफरेंसेस को समझें, हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि डेमोक्रेसी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो सभी डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट्स हैं वो फॉलो करती है. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब मूलभूत जो सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज इक्वालिटी. इन अ डेमोक्रेसी मीन्स that every person has the right to be treated equally. कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है इक्वली इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का मतलब है कि सभी नागरिक, सभी लोग कि क्या अधिकार रखते हैं कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए. इट ऑल्सो मीन्स दैट everyone should have equal access to facilities like education and health and that everyone is equal before the law. तो इसका ये भी मतलब है कि सभी लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको इक्वली यूज़ करने का राइट हो. लाइक एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, और सभी के सभी लोग बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष या कानून के आगे सभी लोग कैसे होंगे? इक्वल होंगे. नेक्स्ट इज फ्रीडम. Freedom in democracy means that citizens have the right to make their own choices and express their opinions. कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम का क्या मतलब है? कि सभी नागरिकों को अपनी चॉइस बनाने का और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की
फ्रीडम होती है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन मीन्स दैट every person has a right to choose and elect their representatives। कि डेमोक्रेसी में क्या है, हर पर्सन को, हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं और वो उन्हें इलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और ये कैसे किया जाता है? ये थ्रू इलेक्शन प्रोसेस से ये किया जाता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकम अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या होंगे? लेजिस्लेचर का पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी grants every citizen above a certain age the right to vote to choose their representative। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? इसे बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब क्या है कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये हर एक नागरिक को एक सर्टेन एज के बाद वोट कास्ट करने का राइट देता है और वो वोट कास्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट। तो जो डेमोक्रेसी का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है कि उसमें सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन सच एज right to equality, right to freedom of speech and expression, and right against exploitation are all provided and protected in a democracy। तो क्या बोल रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहाँ पे सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये फ्रीडम किस चीज़ की होगी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आपको फ्रीडम है, एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर आपका एक्सप्लॉइटेशन है तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास कुछ राइट्स हैं। तो ये सारे के सारे किसमें प्रोवाइड किए जाते हैं? डेमोक्रेसी में ये प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रोटेक्टेड भी किए जाते हैं, उनकी रक्षा भी की जाती है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये मेन आपका प्रिंसिपल है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या किसी भी कंट्री में, जब तक हमारी जो जुडिशरी है वो अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक आपकी जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते। रीज़न क्या है कि अगर आपकी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो किसी ना किसी के प्रेशर में आकर अपनी प्रॉपर जस्टिस वो नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। जब हमारी जुडिशरी जो स्वतंत्र होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो वो इंश्योर करेगी जो सिटीजन्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रॉपर प्रोटेक्टेड हो, उनकी रक्षा हो, एंड दैट लॉज आर फॉलोड बाय द सिटीजन्स। और तभी वो सभी लोगों को, जो भी नागरिक है, उनसे जो लॉज है उनको फॉलो करवा पाएगी, एंड ऑल्सो बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और जो बाकी भी गवर्नमेंट के पार्ट्स है उनसे भी क्या करवा सकते हैं? वो लॉज को फॉलो करवा सकते हैं। तो मेन पार्ट है कि जो हमारी जुडिशरी है वो टोटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी के प्रेशर में आके वर्क ना करे, राइट। It is useful to remember that even these fundamental principles have evolved over the time। तो अगर हम बात करें कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं किसी भी कंट्री के, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि ये कैसे कैसे इवॉल्व हुए, समय के साथ साथ ये इवॉल्व हुए हैं, विकसित हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीनिंग the right to vote in election to all adults from the very beginning of the Indian Republic in 1950। तो क्या बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब जो सभी एडल्ट्स को वोट कास्ट करने का जो राइट है वो शुरू में ही दे दिया गया था, जब इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री बना था इन 1950 में। तो उस टाइम ही क्या कर दिया गया था, राइट टू वोट का
जो राइट है वो लोगों को दे दिया गया था, अपने सिटीजन्स को दे दिया गया था। ऑन द अदर हैंड इन स्विट्जरलैंड, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें स्विट्जरलैंड की, वुमेन गॉट द राइट टू वोट ओनली इन 1971। बट अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पे वुमेन्स को, ठीक है, जो भी हमारी वुमेन हैं उनको ये राइट कब दिया गया, इन 1971 में दिया गया। मतलब 1971 में से पहले वुमेन जो थी स्विट्जरलैंड की, वो वोट कास्ट करने का उनके पास राइट नहीं था। क्लियरली द अबव प्रिंसिपल्स आर आइडियल्स, नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर एबल टू पुट देम इन प्रैक्टिसेस। तो ऊपर जो हमने अभी पढ़ा है तो वो सारे प्रिंसिपल्स क्या है, आइडियल्स हैं, आदर्श है। तो सभी डेमोक्रेसीज को, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को इनको प्रैक्टिस में लाना थोड़ा टफ हो जाता है। बट इक्वली क्लियरली इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिटीजन्स टू कीप दीज आइडियल्स इन फ्रंट ऑफ देम। बट ये क्लियरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिटीजन्स के सामने इन जो आइडियल्स को उनके सामने रखा जाए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो अब हम ये समझते हैं कि जो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पाई जाती है। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नाम से क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रूल्स, रेगुलेशन एंड फंक्शंस। कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक डेमोक्रेसी की फॉर्म है जहाँ पे सभी के सभी नागरिक डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं या डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट करते हैं सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने में, और उनकी फंक्शनिंग में सभी के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन ऑल द डिसीजन डायरेक्टली, तो सभी डिसीजन में वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब उसमें वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करते, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि पहले जो एडल्ट्स है, जो सिटीजन है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे वर्किंग करते हैं। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, सारे के सारे जो सिटीजन है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी एक्टिविटीज़ के लिए। In contemporary times, some kind of this form are followed in a few countries like Switzerland. तो आज के टाइम की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में क्या है, इस टाइप की जो गवर्नमेंट है कुछ कंट्रीज में फॉलो की जाती है, लाइक स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ओके, वहाँ पे इंडिया की तरह इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। द लिमिटेशन of this form of the limitation of this form of government is that it is very hard to carry out in practice। तो इसकी लिमिटेशन क्या है सबसे बड़ी, कि इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब सारे के सारे लोग मिलके अगर रूल्स बनाने लग जाए, या सारे के सारे लोग मिलके बने हुए रूल्स को उसके एग्जीक्यूशन में लग जाए, या सारे ही मिलके उसके लिए जस्टिस करने लग जाए, तो वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको अप्लाई करना। ओके, पर्टिकुलरली इन लार्जर कंट्रीज, की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा टफ है कि सारे के सारे लोग ही अगर पार्टिसिपेट करने लगे तो कैसे मैनेज होगा। जस्ट एज वी सॉ इन आवर स्कूल स्टोरी, जैसे कि हमने स्कूल स्टोरी में पढ़ा था कि सारे के सारे बच्चे ही अगर स्कूल कमेटी में चले जाएंगे तो रूल्स को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना वो बड़ा ही टफ हो जाएगा। इफ़ एवरी वन बिकम अ पार्ट ऑफ द कमेटी, जैसे हमने देखा था कि अगर सारे के सारे बच्चे ही कमेटी का पार्ट बन जाएंगे तो क्या होगा, then decision making and working on all tasks smoothly will be difficult। तो सारे के सारे अगर स्टूडेंट्स हैं आपकी स्कूल कमेटी के अगर मेंबर बन जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और उनकी वर्किंग, सारे का टास्क को स्मूथली रन करना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब दूसरी कौन सी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि वो डेमोक्रेसी जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग करते हैं।
This is the form of democratic governments in which the people elect their representatives through universal adult franchise, just like in India. तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है जिसमें कि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. कैसे वो इलेक्ट करते हैं? थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से. मतलब वो वोट कास्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक इन इंडिया, जैसा कि इंडिया में होता है. इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द पीपल डू नॉट डायरेक्टली गवर्न. इस फॉर्म में, डेमोक्रेसी की इस फॉर्म में क्या होता है, लोग डायरेक्टली शासन नहीं करते, बट द गवर्नमेंट इज ऑलवेज काउंटेबल टू द पीपल. बट जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों के प्रति हमेशा ही जवाबदेही उनकी बनती है, मतलब आंसरेबल रहेगी. ठीक है, बिकॉज क्या है, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है और उन्होंने फिर आगे वर्किंग की है. अब अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें आंसर किसको देना होगा? पीपल्स को देना होगा, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया था. तो वो ऑलवेज क्या है, आंसरेबल है टू द पीपल. क्लियर? Elections are an integral part of representative democracy through which people can express changes in their choices as well. कि जो इलेक्शन है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक अभिन्न पार्ट है. ठीक है, जिसके द्वारा लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो चेंजेस वो चाहते हैं या उनकी जो चॉइसेस है उसको वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. टू accomplish this, elections happen in regular and fixed interval of time. और इस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है एक रेगुलर और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद, फिक्स किया गया है एक टाइम पीरियड, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं. तो अगर लोगों को अपनी चॉइस को चेंज करना है तो वो दोबारा से वोट कास्ट करेंगे और अपना नया रिप्रेजेंटेटिव वो चूज कर सकते हैं. इन इंडिया वी हैव जनरल इलेक्शंस एवरी 5 years. अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं वो एवरी 5 years के बाद करवाए जाते हैं, मतलब 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे. लोगों ने आज क्या किया, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया. वो 5 year तक वर्किंग करेगा. अगर उसने लोगों की जो डिज़ायर है उसको फुलफिल किया तो वो 5 साल के बाद दोबारा जब इलेक्शन होंगे उसमें वो दोबारा पार्टिसिपेट करेगा. अगर उसने अच्छा वर्क किया उसको दोबारा इलेक्ट करेंगे. अगर उसने वर्क प्रॉपरली नहीं किया होगा तो लोगों के पास चॉइस होगी कि वो उसको हटाकर किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज कर सकते हैं. While in the United States of America, they occur every 4 years. और यही चीज़, यही इलेक्शन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एवरी 4 years के बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं. Don't miss out. As we stated in the beginning, democracies have evolved over time and so have their characteristics. कि जैसे कि अभी हमने बिगनिंग में पढ़ा ही है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो क्या है, समय के साथ साथ वो विकसित हुई है और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी समय के साथ साथ धीरे धीरे करके क्या हुई है, विकसित हुई है. इवन टुडे देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द फंक्शनिंग ऑफ दिस डेमोक्रेसीज. तो अगर हम आज की भी बात करें तो इनकी जो डेमोक्रेसीज है उनकी फंक्शनिंग में भी बहुत सारा डिफरेंसेस पाए जाते हैं. इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर that when these countries adopted democracies, they may not have had all the principles of democracy as we understand them today. तो क्या बोल रहे हैं कि ये समझना बहुत ही ज़रूरी होगा कि जब कोई इन कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था तो उनके पास डेमोक्रेसी के जो सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स अभी हमने पढ़े थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो सारे के सारे उनके पास नहीं थे, जो कि हम आज जिनके बारे में हम समझ सकते हैं. तो ये स्टार्टिंग में उनके पास नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिव यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इन द यूके हैपेंड इन 1928 एंड इन द यूएसए बाय 1965. कि अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करें तो यूके ने इसको कब अपनाया था, 1928 में. मतलब 1928 से पहले यूके में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी. और यूएसए की अगर हम बात करते हैं
तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कब वहाँ पे अपनाई गई? 1965 में। ठीक है, याद रखना यूएसए ने कब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया था? 1965 में। अब देखो, अभी हमने पढ़ा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यूएसए ने कब अपनाई थी? 1965 में। अब देखो यहाँ पे जो टेबल गिवन है, इस गिवन टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें दी है? कंट्री, ईयर व्हेन डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज के नेम दिए हैं और यहाँ पे ईयर मेंशन किए गए हैं जब वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की गई। अब सबसे पहले बात किया यूएसए। यूएसए में डेमोक्रेसी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1787 में। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो यूएसए में कब एस्टेब्लिश हुई थी? इन 1965। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी यूएसए में 1787 से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश थी। बट जो डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो कब वहाँ पे एप्लीकेबल हुआ, कब उन्होंने उसको अडॉप्ट किया या उसको अपनाया था? इन 1965। अब समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि जब डेमोक्रेसी वहाँ पे अपनाई गई तो सारे के सारे जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स थे वो उसी टाइम से एप्लीकेबल नहीं हुए, वो उनके पास नहीं थे। धीरे धीरे ये क्या हुई? डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई, विकसित हुई और धीरे धीरे करके जो बाकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो इसमें शामिल किए गए। स्विट्जरलैंड की बात करें, यहाँ पे डेमोक्रेसी कब से? 1848 से। इंडिया में कब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी? आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा, इन 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उससे पहले ब्रिटिश रूल था, ये तो सबको क्लियर हो गई होगा। नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी में इन 1949, केनिया इन 1964 एंड नेपाल इन 2008। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। कि ऑलमोस्ट क्या है, बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं आज के टाइम में जहाँ पे कि कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज फॉलो की जाती है। बट एवरी डेमोक्रेसी फंक्शंस डिफरेंटली। बट सारी की सारी जो क्या डेमोक्रेसीज है वो फंक्शनिंग उनकी कैसी है? वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। हियर आर द टू फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कितने फॉर्म्स हैं? 2 फॉर्म्स हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी पढ़ी थी। डेमोक्रेसी के पार्ट्स कितने थे? 2 पार्ट्स थे, 2 टाइप्स हमने पढ़े थे। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, एक क्या थी हमारी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब जो आगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो फर्दर 2 फॉर्म्स उसके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है ये गवर्नमेंट की वो फॉर्म होती है, इसमें जो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या होते हैं? लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इंडिया में क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी क्या है? पार्लियामेंट का पार्ट है। The Council of Ministers are accountable to the legislature and continue working as long as they have the confidence of the legislature। कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो काउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, मतलब लेजिस्लेचर के प्रति उनकी जवाबदेही है, आंसरेबल वो होंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल है, उन्हें आंसर देना होगा लेजिस्लेचर को। और and continue working as long as they have the confidence of the legislature। और वो तब तक ही अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक वो लेजिस्लेचर के प्रति उनके पास क्या है? लेजिस्लेचर में उनके पास कॉन्फिडेंस है, मतलब लेजिस्लेचर का विश्वास है। ठीक है, विश्वास मत उनके पास है। अगर उन्होंने लेजिस्लेचर में अपना विश्वास मत उन्होंने खो दिया तो उन्हें अपनी वर्किंग को क्या करना होगा? स्टॉप करना होगा, उन्हें फिर भंग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन कंटिन्यू वर्किंग व्हाइल दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा।
और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तब तक ही अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि लोकसभा में उनके पास विश्वास मत है, मतलब लोकसभा में वो कॉन्फिडेंस में जब तक रहेंगे तब तक वो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। In this form of government, people elect the legislature but not the executive. तो इस तरह की गवर्नमेंट में लोग किसको चूज करते हैं? लेजिस्लेचर को चूज करते हैं, बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को चूज नहीं करते। सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर बिकम मिनिस्टर। अब जो सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेचर में से, जो कुछ मेंबर्स वो सिलेक्ट किए जाएंगे, वो पार्ट बाय वो क्या बनते हैं? फिर मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो अब हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करेंगे। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। अब इस तरह की गवर्नमेंट की जो फॉर्म होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेजिस्लेचर से भी टोटली वो इंडिपेंडेंट होकर वर्क करते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और इसमें जो प्रेसिडेंट है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? लोगों के द्वारा चुना जाता है। द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर पोजीशन। और इसमें जो प्रेसिडेंट है उसको लेजिस्लेचर में अपना विश्वास मत बनाए रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, स्टेट्स विद इन द कंट्री सच एज राजस्थान और केरला हैव देयर ओन गवर्नमेंट बट they are not completely independent. In some countries like India, states within the country such as Rajasthan or Kerala have their own governments, but they are not completely independent. तो अगर हम कुछ कंट्रीज ऐसी भी है लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स में क्या है? इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स है, लाइक कि राजस्थान और केरला, ठीक है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है बट ये पूरी तरीके से क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है। दे आर स्टिल गवर्न बाय अ लार्ज नेशनल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? इनको गवर्न किया जाता है लार्ज नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे कि क्या कहा जाता है? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट ही होगा। यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंसेस फ्रॉम द टेबल 9.1 ऑन द फेसिंग पेज। तो इसको आप समझ सकते हो कि जो बेसिक डिफरेंस है वो उसका एक टेबल दिया है आपको 9.1 पे, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत इसका जो बेसिक जो डिफरेंस है वो समझ आ जाएगा। वॉट डू दीज टर्म्स मीन्स? अब इन टर्म्स का क्या मतलब है वो हम समझेंगे। एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है? गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट द प्रोसेस ऑफ इट्स इलेक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। बट इनको जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। तो जो लेजिस्लेचर है वो गवर्नमेंट की वो बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है लॉज बनाने के लिए। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब इसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इन इंडिया इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। अब इंडिया में से पार्लियामेंट कहा जाता है। इन द यूएसए इट इज कॉल्ड कांग्रेस, और यूएसए में इसे कांग्रेस बोला जाता है। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इट हैज 2 हाउसेस, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। और मोस्ट डेमोक्रेसीज की अगर बात की जाए तो इसके 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, एक होता है अपर हाउस और एक होता है आपका लोअर हाउस। नेक्स्ट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इन मोस्ट कंट्रीज द लोअर हाउस इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग एंड इज जनरली मोर पावरफुल देन द अपर हाउस। अब हम पढ़ रहे हैं अपर हाउस और लोअर हाउस के बारे में। तो मोस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें
तो जो लोअर हाउस होता है उसको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट वोटिंग से, मतलब लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्ट वोट से क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। जनरली मोर पावरफुल देन द अपर हाउस, और जो जो हमारा लोअर हाउस होता है वो अपर हाउस से ज़्यादा पावरफुल होता है, विच इज़ फॉर्म्ड इधर बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन। ठीक है, जो कि कैसे चूज किया जाता है, या तो नॉमिनेशन से या फिर इलेक्शन से चूज किया होता है। दीज हाउसेस आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इन हाउसेस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। इन इंडिया द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारा लोअर हाउस है उसे लोकसभा कहा जाता है। एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड द राज्यसभा, और जो अपर हाउस है उसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर, मीन्स दैट द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क independently and do not interfere in each other's functions। तो डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो थ्री ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो तीनों के तीनों क्या कैसे वर्क करेंगे, वो टोटली इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। ठीक है, और वो एक दूसरे की फंक्शनिंग में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके लिए क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। The exercise must have given you an understanding that different forms of democratic governments have different ways of formation, structures and functioning। तो ये जो एक्सरसाइज आपको दी गई है उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनकी जो फॉर्मेशन है उनका तरीका भी अलग है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ये सब के जो वेज है वो डिफरेंट है, मतलब अलग अलग तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, स्ट्रक्चर भी अलग है, फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से हुई है। Along with this, the relationship between the three organs of government also differ। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो डेमोक्रेसी है उनके जो थ्री मेन ऑर्गन्स हैं उनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। बट एज वी रीड इन द